जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रोज इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज के इस सेशन को डिस्कस करने के लिए। आज के इस सेशन में हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जितना एसएसटी इम्पोर्टेंट है उससे कई ज़्यादा हिंदी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 नंबर के आते हैं, जिनमें से 15 पेडागोजिक आते हैं और 15 सामान्य क्वेश्चन रहते हैं। तो लैंग्वेज में हमारा गलत नहीं होना चाहिए, सो इसके लिए मैं आपके सामने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के समय में हम पढ़े तो बहुत सारे रहते हैं, पर उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या ये सही होगा, ये सही होगा। तो वो गलती ना करें आप एग्जाम में, उसके लिए आज का ये सेशन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सो आप इसे जरूर देखें। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर एक वीडियो के शुरुआत में बताता हूँ कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस है, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन को करवाऊंगा उस समय मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो आप अपना स्कोर काउंट करते रहे, गिनते रहे, ताकि मैं अंत में जब पूछूं तो आप बता सकूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से एक है राजस्थानी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी, चौथा है बिहारी। इनमें से मगही जो है निम्नलिखित में से किस भाषा की उपभाषा की बोली है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ये अर्धमागधी अपभ्रंश जो है इससे विकसित बोली है। नीचे आपको 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, इन चारों में से क्या होगा राइट आंसर? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। बघेली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है बघेली भाषा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? आपको बताना है कि मध्य देश की प्रमुख भाषा कौन सी थी। नीचे आपको 4 ऑप्शंस में दे रखे हैं, इन चारों में से मध्य देश की प्रमुख भाषा बतानी है आपको। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर तीसरे नंबर क्वेश्चन का? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य देश की प्रमुख भाषा जो है मागधी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। मतलब कि दिगंबर जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? नीचे है आपका व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से जो दिगंबर है इस शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है यह बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? आंसर होगा आपका चौथे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दिगंबर में व्यंजन संधि हुआ है। एक चीज आपको याद रखना है कि जो स्वर संधि है इसमें अ ई उ रिल री ए ओ आई औ इस प्रकार के कुछ आपको वर्ण दिखेंगे, वहां पर आपको स्वर संधि करना है। व्यंजन संधि में ये हो जाएगा। विसर्ग संधि में आपको 2 डॉट सा ऐसा दिखेगा, वहां पर आप विसर्ग संधि कर देना। सो यहाँ पर पूछा है कि दिगंबर शब्द में प्रयुक्त कौन सी संधि है? आपका इस शब्द में व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो अ ई उ रिल री ए ओ ऐसा करके जो होगा वो क्या होगा, अच संधि होगी। और इसमें पूछा है कि स्वर कौन सा है, तो आपको नीचे दे रखा है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, सॉरी ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त स्वर।
तो निम्नलिखित में से क्या सही आंसर होगा? ए ऐ ओ औ का स्वर कौन सा है? सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनमें संयुक्त स्वर है। क्योंकि यदि आप लोग देखेंगे तो जो ए है वो अ और ई, इनको मिला करके ए बनता है। तो अब संयुक्त किसके कहते हैं? संयुक्त कहते हैं मिला हुआ। अब ए जो है अ और ई मिल करके ए बना है, इसलिए क्या है? संयुक्त स्वर है। सो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टवर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ और ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें जो टवर्ग मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ और ण, इन पांचों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऊपर जो ये री दिखता है आपको, ये जो री है इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और एक आपको ये स दिख रहा होगा पेट चेरा वाला, जिसको हम कहते हैं मूर्धन्य सकार, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि री का उच्चारण स्थान पूछ ले तो मूर्धा है, श का उच्चारण स्थान पूछ ले तो इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, और ट, ठ, ड, ढ, ण, इन पांचों में से कोई भी पूछ ले उनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है? आपको इस देश की सबसे पुरानी भाषा बतानी है, जो कि है संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, स कौन सा व्यंजन है? स कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है? क्या होगा राइट आंसर? संयुक्त व्यंजन तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि स जो है एक स्वतंत्र अक्षर है, स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अब बच गया तीन, इन तीनों में से क्या होगा राइट आंसर? स कौन सा व्यंजन है? सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्म व्यंजन है। उष्म में आता है आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और एक ह आता है। ये चारों जो है ये है उष्म व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में आएंगे य, र, ल और व, ये होगा अंतस्थ। और उष्म होगा आपका स, 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 ह। और स्पर्श जो होंगे ये होंगे कु, चु, टू, तु, पू, मतलब कवर्ग पूरा, चवर्ग पूरा, टवर्ग पूरा और तवर्ग पूरा और पवर्ग, ये जो है ये हो जाएंगे आपके स्पर्श। और यर ल व हो जाएंगे अंतस्थ और उष्म हो जाएंगे स, 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 ह। परंतु इस क्वेश्चन में पूछा है कि स कौन सा व्यंजन है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उष्म। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास होता है? तो आपको याद रखना है कि जहां भी विशेष्य और विशेषण की बात करेंगे वहां पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास वहां पर होगा जहां पर पहले संख्या हो, जहां पर संख्यावाची शब्द पहले हो वहां पर द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व समास वहां पर होगा जहां आपको और दिखे, जैसे राम और श्याम, यहां पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। कर्मधारय समास आपको बता दिया कि विशेषण और विशेष्य में होगा। इसी प्रकार तत्पुरुष समास, इसके कई सारे भेद हैं, तो वो भेद के हिसाब से होंगे, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, निम्न भेद है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे विशेषण और विशेष्य के योग में कौन सा समास है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास है। समझ में आ रहा है? तो आगे को और बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? नीचे आपको 4 उदाहरण दे रखे हैं, इन चारों में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पहला दे रखा है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा और रुपया पैसा।
इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है आपका रुपया और पैसा। जैसे कि मैंने बताया था कि द्वंद्व समास में क्या होगा, और का संबंध बनेगा। अब आप यदि यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, रुपया और पैसा, और का संबंध बनते ही क्या हो गया आपका द्वंद्व समास हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक आपको ये भी ध्यान रखना है, पीताम्बर इसमें जो है बहुब्रीहि समास है, ये उदाहरण भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा, जो दो अक्षरों से मिलकर बना हो। अक्षर बना है मिलकर के तो ये संयुक्त व्यंजन है। त्र मिला है ये भी संयुक्त है, ज्य है ये भी संयुक्त है। श जो है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है, और यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ और वृद्धि। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका यण संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्वागतम में यण संधि है। आइए अगला क्वेश्चन को करते हैं। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस हार, इसको मिलाने से कौन सा शब्द निष्पन्न होगा। आपका आंसर है उद्धार बनेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में कौन सा संधि है, इसका आंसर क्या होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यण संधि है। यद्यपि का विग्रह होगा यदि प्लस अपि, तो यहां पर हम मिला करके क्या बनाएंगे, यद्यपि ऐसा बनाएंगे हम, और इसमें क्या हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्या होगा आपका राइट आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार शब्द में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, किस वाक्य में आपादान कारक है। नीचे आपको चार वाक्य दे रखे हैं, चार सेंटेंस दे रखे हैं। इन चारों सेंटेंस को पढ़ करके आपको बताना है कि आपादान कारक किस सेंटेंस में है। पहला सेंटेंस है, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है। दूसरा है, मोहन से अब सहा नहीं जाता। सी है, हिमालय से गंगा निकलती है। और चौथा है, चाकू से फल काटो। इन चारों वाक्यों को पढ़ करके आपके मन में आपादान कारक कौन सा है, इनमें से क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है। एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पर आपादान कारक होगा वहां पर अलग होगा। अलग मतलब कि किसी भी स्थान से अलग हो रही होगी, वहां पर आपादान कारक होगा। जैसे बालक छत से गिरता है, अब आप देखेंगे कि बालक जो है गिरता है, पर कहां से गिरता है, तो ऑप्शन में आएगा आपका छत से गिरता है, तो वह छत पर से अलग हो रहा है, इसलिए वहां पर अपदान होता है। इसी प्रकार इस सेंटेंस में है, गंगा निकलती है, पर कहां से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है, इसलिए अलग हो रही है हिमालय से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी भाषा से संबंधित है, बिहारी उपभाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश बताना है आपको। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और पाली। क्या होगा राइट आंसर इन चारों में से। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वो है पाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है।
प्रसिद्ध कहानीकार का नाम बताना है। आपको 4 कहानीकार के नाम दे रखे हैं, इन चारों में से प्रसिद्ध कहानीकार के नाम बताना है, जो कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। बहुत ज्यादा फेमस कवि है, हिंदी के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए, जिस चीज का इंतजार था वो आ चुका है। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उससे पहले, जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन को करवाऊंगा उस समय आपने कितने क्वेश्चन को अचीव किया है, कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके देंगे। तो बताइए आप लोगों ने अब तक कितने क्वेश्चन को सही कर लिया है 20 क्वेश्चन में से। कमेंट सेशन में अपना कमेंट शेयर करेंगे। और आज की इस वीडियो को हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा है? मराठी, पंजाबी, गुजराती और पुरानी बांग्ला। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला सही आंसर होगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए आप हमें बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।